अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे जो जुडिशरी में हमें बैड ब्लड नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी मामला कुछ यूँ है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक अपील दायर की गई। सिंध हुकूमत ने कस्टम्स एक्ट के एक सेक्शन को कलअदम करार देने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ एक केस था। इसकी समाअत 3 रुकनी रेगुलर बेंच करा था सुप्रीम कोर्ट का। अब इस केस की समाअत के दौरान जो दरख्वास्त गुजार यानी कि विफाक है, उसने मुद्दा उठाया कि रेगुलर बेंच तो ये समाअत कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें काफ़ी आइनी मामलात डिस्कस होने हैं, तो इसलिए दायरा इख्तियार नहीं है, ये केस सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। लेकिन इस मामले के ऊपर मज़ीद समाअत के लिए अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि रेगुलर बेंच जो मौजूदा बेंच है वही इस केस की समाअत करेगा और इसको अगली समाअत पर इसी केस के सामने मुकर्रर किया जाए। अब समाअत वाले दिन जजेस को और जो पिटिशनर्स आए थे उनको मालूम होता है कि केस तो फिक्स ही नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने अदालत को आकर बताया कि मामला बेंचेस कमेटी के आगे रखा गया, जिसने ये फैसला दिया कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा, अब ये रेगुलर बेंच नहीं सुनेगा, जिसके ऊपर अदालत बड़ी बरहम हुई। न सिर्फ इस अमल को अदालती ऑर्डर की तौहीन करार दिया, जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया, बल्कि बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए और ये कहा गया कि कमेटी की जानिब से जो अदालती बेंच केस वापस लिया गया है उससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। न सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत ही सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए। और फिर जस्टिस मंसूर और दीगर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइनी बेंचेस के जो सरबराह हैं उनको इस मुतल्लिक एक शिकायती ख़त भी लिखा है। अब इस सारे के सारे मामले के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं कि ये जो केस है, क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो एक खलीज या फिर तकसीम पैदा हो गई थी अदालत में, क्या उसको ख़त्म कर सकेगा? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या जो बैड ब्लड या फिर खलीज पैदा हो गई है इस केस से वो कम हो सकेगी? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक नुक्ता उठाया गया है कि जुडिशल ऑर्डर को जो इस तरह रजिस्ट्रार या उसके कमेटी के उससे जो है वो नहीं तब्दील किया जा सकता, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और ये इन्होंने एक वैलिड वो किया है। और होना भी अब यही है कि जब तक ये जो बेंच है ये सुन रहा है केस, उसके बाद जब रिव्यू होगा तो उसमें जाके ये इसको आइनी बेंच के सामने फ़िक्स किया जा सकता है। लेकिन दौरान समाअत अब ये बेंच से ये केस वापस लेना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो कानूनी तौर के ऊपर वो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इसमें बुनियादी एक सवाल है कि केसेस की नौइयत कौन तयन करेगा 26वीं आइनी तरमीम के बाद, कि ये आइनी मामलात से रिलेटेड है या जो फिर एक आम जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसको सुनेगा। तो उस पर देखें, ये जो मामला है ये जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी उससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से तो ये एक जहन बना लिया गया था और फिर जब जब ये आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद उन्होंने, मेरी भी उनके कुछ करीबी ज़राए से बात हुई थी, वो भी तब भी उन्होंने यही बताया था कि वो हर सूरत ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसको रिव्यू करना चाहते हैं। और ये उस दिन से लेके आज के दिन तक, अभी तक वो जो 26वीं आइनी तरमीम के रिव्यू के हवाले से वो हमेशा से कभी खतूत लिख के जो चीफ़ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और फुल बेंच का मुतालबा करते हैं, कभी जो है वो किसी केस की समाअत के दौरान वो इस तरह के रिमार्क्स दे के 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, ये आइन में उनके ओथ में लिखा हुआ है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से। तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है अब ये आइन का हिस्सा है। अब ये इसको एक अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर आइनी करार देना है। एक फ़र्द वाहिद या एक सिंगल जज अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो उसकी ना इंटरप्रिटेशन कर सकता है और ना ही उस किसी जो आइनी तरमीम है जो पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर की गई हो उसको खिलाफ आइन करार दे सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये बार बार एक जो तकाजा किया जाता है तो वो उनके अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी है। जो या तो इसको जो पूरा एक अदालत है वो उसको ये फैसला कर लेना चाहिए फुल कोर्ट बननी है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अब 27 से ये वैसे ही समाअत शुरू हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो एक रिव्यू के हवाले से कोई अदालत की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं आता, अब देखना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके हवाले से वो क्या करता है। तब तक ये जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये इस तरह के सवालात उठाए जाएंगे और ये जो अदलिया में जो तकसीम का एक तासुर मिलता है वो कायम रहेगा।
अच्छा रीमा, ये कितनी मायूब बात है जब जजेस ये कहते हैं कि ठीक है तरमीम तो हो गई, लेकिन उसके बाद ये तयन एक रिसर्चर ने करना है अदालती ऑर्डर के बावजूद कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा। ऑल्सो ये बताएं कि ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, क्या इसमें हल इसका यही है कि 26वीं तरमीम के ऊपर गौर किया जाए, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करके इसको किया जा सकता था अवॉइड? जी शुक्रिया लीना। पहले तो कानूनी बात कर लेते हैं, फिर मेरा ख्याल है वो इनकम्प्लीट होगी तो कोई सियासी बात और जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। लीगली 26th अमेंडमेंट के बाद और मोर स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट हुई कुछ महीने पहले, उसके बाद जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस फिक्स करती है, उसकी ये डिस्क्रेशन है, मतलब डिस्क्रेशन कह लें आप, या उस पे ये उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी उसकी है कि उसने फैसला करना है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने हैं और कौन से केसेस रेगुलर बेंच को भेजने हैं। अब सवाल ये आता है कि एक दफ़ा ये फैसला जब हो जाता है और जजेस की जो कमेटी है वो एक रेगुलर बेंच पे के पास एक केस भेज देती है, तो उसके बाद क्या वो केस वापस लेके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज सकती है ये कह के कि हमसे पहले गलती हो गई थी? मेरा ख्याल है अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ की या आइन की, तो ये बहुत ही अजीब सी एक केओटिक सिचुएशन अदालत में क्रिएट करेगी, क्योंकि जो एक सर्टेनिटी होती है कि जो एक बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो सिर्फ तभी तब्दील हो सकता है अगर कोई मेंबर रिक्यूज कर जाए या अगर वो बेंच खुद मामला वापस जजेस की कमेटी को भेजे और कहे कि ये मामले, इस मामले में या आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजें या इसमें कोई और टेक्निकल वजूहात हैं जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने की ज़रूरत है। यही दो मामले हैं मेरी नज़र में जिसमें बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है एक दफ़ा जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, तो उसके बाद इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है ये लीगली गलत है। जुडिशल इंडिपेंडेंस, एक ओवरऑल एक जुडिशल जो इंटेग्रिटी होती है उसके खिलाफ है कि एक बेंच सुन रहा है और आप जजेस कमेटी के पास वापस भेजते हैं और वो एक और फैसला कर दें कि नहीं अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। ये फैसला पहले ही केयरफुली करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन ना आए। दूसरी बात ये कि फ़खर जो कह रहे थे कि जस्टिस शाह बार बार ये बात करके कि 26 जो अमेंडमेंट के चैलेंजेस हैं उसको सुना जाए, वो अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करती। उन्होंने 26 अमेंडमेंट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करती, वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये एक मुल्क में एक बहुत अहम केस है, बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट्स में हो रहा है, उनकी जो फैसले आ रहे हैं सब पे सवालिया निशान है क्योंकि इन पिटिशंस का फैसला नहीं किया जा रहा। तो वो इनकरेज कर रहे हैं और मेरा ख्याल है दुरुस्त कर रहे हैं कि जो भी एक फोरम बनता है, लीगल फोरम, वो इन पिटिशंस का फैसला करे। अब ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, फुल कोर्ट बेंच होगा या 3 रुकनी बेंच होगा। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा। तो मेरा ख्याल है मुतालबा जो है वो उनकी ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब आपका जो सवाल कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो तश्कील हो गया है, वो सुनेगा ये पिटिशंस 27 मेरा ख्याल है तब से ये मामला हल करेगा, मेरा नहीं ख्याल। ये जो एक टेंशन है जजेस के बीच में, इसकी बहुत डीप रूटेड है। इसमें बहुत सी वजूहात हैं जो मुझे लगता है ये अभी चलेगा। और अब मैं थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है मैंने तो एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में एक सिस्टम है जो की स्टेक होल्डर्स हैं, ज़्यादातर वो उनका कंसेंसस है उस पर और वो सिस्टम चल रहा है। उसमें अदलिया के भी मेरा ख्याल है कुछ मेंबर्स हैं जो सिस्टम को बाय कर चुके हैं और वो उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। ये एक पहला, और मेरा ख्याल है लोग जो कमेंट्री करते हैं उनमें भी एक ये सोच पाई जाती है कि ये जजेस का काम नहीं है, जमहूरियत, इन सब चीज़ों की बात, रूल ऑफ लॉ, सब ये इस वक्त अहम नहीं है। हमें स्टेबिलिटी चाहिए और ये सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रुकावट ना क्रिएट करे। ये पहला एक थॉट है जो मेरा ख्याल है जजेस में भी पाई जाती है, कमेंटेटर्स में भी पाई जाती है। दूसरी एक थॉट है कि
जजेस को कुछ शायद अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकेंगे, उनकी डोमेन नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना, इस तरह के जब सेटअप इतना क्लोजली निट है, उससे लड़ना जजेस को नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये दूसरी सोच पाई जाती है कमेंटेटर्स में भी, जजेस में भी, कि सुप्रीम कोर्ट अपने बाकी मामलात हल करे यूनानिमिटी के साथ, यूनिटी के साथ, और इन मामलात में ना पड़े। ठीक है। तीसरी सोच मेरा ख्याल ये पाई जाती है कि रेजिस्ट करना है, ये जो भी हो रहा है, चाहे जजेस को ज्यादा ना कर सके, तब्दीली ना ला सके, लेकिन जब भी उनको मौका मिले उन्होंने ये जो सेटअप है और इसकी कुछ चीजें हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, उसको रेजिस्ट करना है। और चौथा व्यू मेरा ख्याल है ये है, वो ज्यादा रेडिकल है, कि रेवोल्यूशनरी, कि उन्होंने खत्म करना है इस सिस्टम को, रोल बैक करना है ये सिस्टम। अब ये जजेस में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कमेंटेटर्स में ये चार मुख्तलिफ सोच मेरा ख्याल है पाई जाती है। और जब तक ये और ये चलेगी और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जब भी ऐसे केस आएंगे, मामलात आएंगे, हम देखेंगे जिस भी आप सोच, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ज्यादा एग्री करते हैं, बाकी जजेस के साथ आपकी कशीदगी होगी। सो आई थिंक ये नेचुरल है और ये चलेगा। और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, उससे ये हल नहीं होगा। अच्छा, ये सियासत से भी जुड़ा है, जजेस की पर्सनालिटी से भी जुड़ा है, जो हमारी माजी की तारीख है जजेस के बीच में जो प्रॉब्लम्स चली, उससे भी जुड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ, फॉलो अप, लेकिन इससे पहले बाकी तज्जियाकारों की राय भी जान लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, मैं तो अभी इसी सरूर में हूँ और इसी वजद में हूँ कि नसीम अशरफ साहब की, ट्रंप साहब की तकरीब अलबरदारी की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सरूर है ही है, वो तो कमाल है ही, हमारा दौर शुरू हो गया है। अच्छा। लेकिन मैं इस सरूर और इस वजद में हूँ मैडम शेख के मुशर्रफ दौर है। नसीम अशरफ शाह साहब की किताब, शाह तो मैंने वैसे ही लगा दिया। मुशर्रफ दौर, रफ़ीक तारड़ सदर, ऐवान सदर हमारा, और बिल क्लिंटन साहब, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन इरशाद हसन खान थे, और अमरीकी सदर को वॉशरूम में या ऐवान सदर के बड़े हॉल के कॉर्नर में यकीन दिला रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। फिर ज़रा गौर कीजिएगा, ऐवान सदर, रफ़ीक तारड़, बिल क्लिंटन, चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ मामला, ए जे साडी खुद मुख्तारी ते आज़ादी, ए जे साडी अदलिया, और ए जे साडा निज़ाम इंसाफ। वजद और सरूर छोटी सी बात है मैडम शेख, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कमाल हो गया। और ये सारे आज ट्रंप के ताने देते हैं, ये मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले, हुण साडी वारी आई है तो हुण अग्गां लग गई जे, शरीका नूं मट्ठी मट्ठी अग लगदी लगेगी। ये भी अच्छा है कि आप एडमिट कर रहे हैं। सर, ये भी बता दीजिएगा, वो आपके आर्काइव में हमारे जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलामे वाले तज्ज़िये हैं, उनका क्या करना है? फिर डिलीट कर दें। ठीक है। अच्छा मैडम शेख मैडम शेख, आईनी बेंच, और पहली बात तो ये मैडम शेख कि ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह के हलफ की खिलाफ वर्जी है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती मसला है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती एजेंडा है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती दुख है। ये इस मुल्क का एक नोहा है, एक मरसिया है और एक ताज़ियाना है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह कभी ख़त की सूरत में, कभी रिमार्क्स की सूरत में, कभी अपने जजेस के वो तशवीश की सूरत में आपके सामने रख रहे हैं। और जब तारीख़ लिखी जाएगी, तारीख़ 26वीं आईनी तरमीम को की वो जो राख ऊपर से झाड़ेगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सारे ख़त, सारे रिमार्क्स ज़रूर याद रखे जाएंगे। मैडम शेख, आप अंदाज़ा करें, आप सोचें ज़रा, आईनी बेंच, रेगुलर बेंच जो इख्तियारात केस है, मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर बरम हुए, मुकर्रर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है उन्होंने। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि मामला आईनी बेंच सुनेगा। ये डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने फरमाया, मैं भी जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, कब इजलास हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं, अदालती हुक्म को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? मंसूर अली शाह, क्या अब रिसर्च अफसर बताएगा कि मुकदमा कहाँ चलेगा? 2 या 3 ज़ेनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है जस्टिस आयशा मलिक? और मैडम शेख,
आज के रिमार्क्स तो आपने सामने रख ही दिए कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है, केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। और अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया का आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। हो गया है सर, हो क्या जाएगा। और फिर उन्होंने अहमद खान मुनीर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर किया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त भी लिखा है, जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस अकील अब्बासी ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। मैडम शेख, ये 26वीं आईनी तरमीम की बरकतों का सिलसिला जारी है। आज़ाद अदलिया का जनाजा ज़रा धूमधाम से निकले मैडम शेख, कितना अच्छा होता। वैसे मैं तो आज इस हक में हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी जाती और ऊपर आईनी अदालत बना दी जाती, नीचे चंद रेगुलर बेंच बना दिए जाते। ये रोज़ रोज़ की शर्मिंदगियाँ ना होती और ये रोज़ रोज़ के हमें दुख ना होते, तकलीफ़ ना होती। अब सोचिए क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस मुल्क पर, इस कौम पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ख़त लिख कर बैठे हैं कि हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं। सही साहब। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज कह रहे हैं कि हम कितने बेबस हैं, चलते केस हमसे वापस ले लिए जाते हैं और जजेस कमेटी में फ़ैसला होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप अंदाज़ा करें कि ये थी इस हुकूमत की जमहूरियत, पार्लियामेंट का तकद्दुस, आज़ाद अदलिया। यानी अब पार्लियामेंट के अंडर सर बात निकली है तो आपको लगता है कि कुछ ये खलीज ख़त्म कर पाएगी? नहीं मैडम शेख, नहीं। ठीक है, ये बढ़ेगी। अच्छा। और कुछ होगा कुछ भी नहीं। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब या बाकी जज साहबान कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये खलीज मुसलसल बढ़ती रहेगी। ये वक्तन फ़वक्तन चीज़ें सामने आती रहेंगी। कुछ भी नहीं होना। ठीक है, जो कुछ हुआ होना था हो चुका और अब सारा कुछ आईनी बेंच सुनेगा और एज इट इज़ मामला चलेगा। रीमा की अभी भी ओपिनियन ये है कि उनको नहीं लगता कि आईनी बेंच ये वाला जो केस है 27 को उसको टेकअप करेगा। ये जरा मजीद भी उनसे वजाहत मैं चाहूंगी। मैंने नहीं कहा। ये नहीं कहा आपने अभी कहा ना कि आपको नहीं लगता कि 27 को जो समाअत होनी है। सवाल है कि क्या दूरियां और जो कशीदगी है वो उसमें कमी आएगी, वो मैंने कहा नहीं आएगी। अच्छा ओके, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड। मुझे लगा शायद आप कह रही हैं कि अभी जो 27 को आईनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी है वो नहीं होगी। दूरियां और ये जो तलखी है मजीद बढ़ेगी। चैलेंजेस सुनने हैं, राइट? मैं उसकी बात करी थी कि वो सुनेगी, उसके बाद भी ये मामला अपनी जगह रहेगा। मेरा नहीं ख्याल उससे कोई रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सलीम साफी साहब, सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, एक तो ये है कि एक बेंच बन गया हो और उसको आप दोबारा रिकन्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सुप्रीम जो उसके लिए जो कमेटी है ये उसी का इख्तियार है। इस हवाले से तो मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर साहब की राय बिल्कुल दुरुस्त है और उनको चाहिए था, जो बेंच बनाने वाले हैं, कि पहले सोचते। अगर पहले उन्होंने सही नहीं सोचा था तो अब ये गैर उसूली तरीके से केस उनसे वापस नहीं लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में तो इस मामले में जस्टिस मंसूर साहब ही का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सर मुख्तलिफ, जैसे अभी रीमा ने भी कहा कि मुख्तलिफ सोचें इस वक्त मौजूद हैं, सियासत में भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें नज़र आता है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? कौन सी सोच दुरुस्त है और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या इस वक्त जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसको उसी तरह से स्टेबिलिटी के लिए चलते रहना चाहिए, या फिर अगर कोई रेजिस्टेंस करना चाहता है, कोई इसके ख़िलाफ़ सख्ती से आगे बढ़ना चाहता है तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है और उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो मेरी राय ज़रूरी नहीं है, ये तो सालों से तयशुदा है और कायदे आज़म ने तय किया था, उनके साथियों ने तय किया था और आज तक वो है कि जिस बंदे की राय या एक्ट वो अगर आइन और कानून के मुताबिक है, जमहूरियत के मुताबिक है तो वो सही है, और जिसका एक्ट और एक्शन वो उससे दूर है, उसकी खिलाफ वर्जी है, तो वो काबिल मज़म्मत है। और ये बात अपनी जगह पे है। इस वक्त हमें कि जुडिशरी में भी डिवीज़न है, मीडिया में भी डिवीज़न है, सियासतदानों में भी डिवीज़न है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर हक़ पे हो।
इशू टू इशू अगर आप देख ले तो किसी जगह कोई एक का मौक़िफ़ वो आइन से दूर नज़र आता है, किसी का दूसरी जगह, किसी का तीसरी जगह, लेकिन हम मुआवजा ही कर सकते हैं और कंपैरेटिवली जिसका इक़दाम आइन के ज़्यादा करीब हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस सूरत हाल में वो कौन सा कदम और किस जानिब का आपको लग रहा है या किस फरीक का लग रहा है? नहीं, ये वाला जो कज़िया चल रहा है जस्टिस मंसूर का और उसका, इसमें तो मुझे जस्टिस मंसूर साहब का मौक़िफ़ जो है वो उसूलों के करीब नज़र आता है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के मामलात को हम डिस्कस कर रहे हैं। फ़खर, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ये जस्टिस मंसूर अली शाह वाले मामले के ऊपर गालिबन? मैं रीमा से ही एक सवाल पूछना चाह रहा था। रीमा कह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई सवाल उठाते हैं तो वो उनके जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। देखें, उस पर कोई भी लेमैन हो, मैं हूँ, आप हों, हम तो इसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं या कोई इसमें कोई अगर गलत है तो वो उसके हवाले से भी वो कर सकते हैं। लेकिन क्या जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ओथ लिया हुआ है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और जो आइन की पासदारी करेंगे, क्या वो जब तक कि वो अनलेस के वो गैर आइनी करार नहीं दी जा सकती, क्या वो इस हवाले से बार बार इसका तकाजा करना और बार बार इसके हवाले से 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कभी ख़त लिख के इसको रिव्यू के लिए ये करना, क्या वो ये कर सकते हैं अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए या उनके ओथ के हिसाब से देखा जाए? रीमा जी फ़खर, मेरा ख्याल है इस पे हमारा एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि क्या एक जज को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उनकी ओवरऑल एक जो सैंक्टिटी है इंस्टीट्यूशन की वो उससे वीकन होती है, क्या जज की अपनी जो एक इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी है वो क्वेश्चनेबल बनती है। ये मेरा ख्याल है हमारा पर्सनल ओपिनियन इस पे हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये उनके हल्फ के खिलाफ है, मैं उससे एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सबकी अपनी अपनी हो सकती है। वो शायद ये आर्ग्यू करें कि उनका ये जो तरीक़ाकार है और जो बार बार वो तवज्जो दिला रहे हैं 26th अमेंडमेंट के चैलेंजेस पे, वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के करीब है सिचुएशन, क्योंकि वो यही आर्ग्यू करेंगे मेरी नज़र में कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो पूरा एक इंसाफ के निज़ाम पे लोगों का ट्रस्ट, ये एक बहुत अहम चीज़ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत इसेंशियल है कि ये मामलात जो हैं ये सेटल हो ताकि लोगों का एतबार, लोगों का फेथ जुडिशल सिस्टम पे जो है वो रहे। मेरा ख्याल है सिर्फ मुतालबा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर वो कोई बहुत ओपनली, ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट करते हैं फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेटर्स लिखना, अपनी जजमेंट्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस देना या ये हमें रिमाइंड करवाना कि ये चैलेंजेस पेंडिंग है और ये जो पूरे आजकल अदालती मामलात हैं, अगर वो चैलेंजेस कबूल हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो ये हर चीज़ जो अभी चल रही है यही क्वेश्चनेबल हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और बेहतर हो, अब ये हो गया है मामला कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको सुन के, चाहे फैसला इन पिटिशंस के खिलाफ आता है, 26th अमेंडमेंट जो है उसको लेजिटिमेसी मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से, वो भी ठीक है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अपना एतराज जो है और अपना एक ये नुक्ता नजर बयान करना कि इन चैलेंजेस को सुनना चाहिए, ये मेरी नजर में हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है। बट यू माइट डिसएग्री, यू माइट थिंक कि ये अच्छा तरीकाकार नहीं है। जी, इस पे एक और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। देखें, 26वीं आइनी तरमीम में एक तरीकाकार वाज़े कर दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों या इवन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई शिक को आपने चैलेंज करना है तो उसका एक तरीकाकार है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सामने ये मामला वो किया जाएगा। जब ये एक तरीकाकार है तो फिर उसके बावजूद भी इनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाना, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि अगर कोई भी आइन की शिक है वो किसी जज को पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हर जज अपनी जो नापसंदीदा कोई शिक्के हैं वो उसके हवाले से बारहा सवाल उठा के वो पूरे आइन को अंडर क्वेश्चन वो कर देता है। तो ये क्या ये दुरुस्त एक कदम है किसी भी जज की तरफ से अगर ये किया जाता है? और ये क्या जो पार्लियामेंट का राइट है या जो उसका जो भी लेजिस्लेशन के हवाले से एक राइट है वो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा जो जज की तरफ से? रीमा, मैं इससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है जजेस के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी जो ओपिनियंस है, अपनी थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में तो नजर भी आता है क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से गहरा ताल्लुक है इन अमेंडमेंट्स का।
क्वेश्चन तब बनता है कि अगर क्या वो पार्लियामेंट को वो इनवैलिडेट कर रहे हैं खुद से यूनिलैटरली उस जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो आइन उन्हें देता नहीं, अगर वो ये करते हैं फिर आप जरूर उस पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा, आपका फ़कत देखें जो आइन है ना वो इंटरप्रिटेशन से चलता है, और अब हम देखते हैं जजेस जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन जैसा उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं और शुरू से करते चले आ रहे हैं। अब क्या 191 की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या होनी चाहिए? अगर आपको इस पे लगता है कि ये रेगुलर बेंच इस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, तो आपके पास जुडिशल फोरम्स मौजूद है उसकी दुरुस्तगी करने के लिए। अगर ये बेंच कुछ ऐसा फैसला, मुझे नहीं मालूम वो ऐसा कुछ करते या नहीं करते, लेकिन सपोज हाइपोथेटिकली ये बेंच एक ऐसा फैसला कर देता जो आपको लगता 191 के खिलाफ है, आइन के टेक्स्ट के खिलाफ है, तो वो अपील हो सकता है और वो दुरुस्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जजेस कभी आइन की तशरीह में गलत फैसला उन्होंने कभी दिया ही नहीं है और वो बाद में जुडिशली करेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो चलता है, ये मेरा ख्याल है जुडिशल सिस्टम का एक हिस्सा है। अच्छा नीमा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा, अब ऐसा ही होगा कि जो आईनी बेंच है वही इस मामले को टेकअप करेगा और जो ऑलरेडी समाज चल रही थी रेगुलर बेंच के सामने अब वो नहीं होगी, वो डिफंक्ट होगी, उसका स्टेटस क्या होगा? एग्जैक्टली यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जब आप कह रही थी ये केस आपका क्या, आप किस हवाले से कह रही थी ये केस? मतलब ये जो स्पेसिफिक केस है, ये जो स्पेसिफिक केस, ये तो मेरा ख्याल है आईनी बेंच के पास है, तो वही बेंच कॉन्स्टिट्यूट शायद उन्होंने कर दिया है या नहीं किया, वही करेंगे। सो आई डोंट थिंक इस बेंच के पास वापस आएगा। ये बेंच तो कंटेम्प्ट का केस सुन रहा था एज फार एज आई नो। दूसरा, मुझे लग रहा था आप 26th अमेंडमेंट के चैलेंजेस वाले केस का भी हवाला दे रही थी जो मंडे से शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इससे जुड़ा है इस पूरे मामले से, तो वो भी रेलिवेंट है। बट मेरा नहीं ख्याल कि अब ये रेगुलर बेंच के पास वापस आएगा अनलेस जो जजेस कमेटी है वो फिर से डिसाइड कर ले कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं, ये रेगुलर बेंच का। लेकिन ये बड़ी अजीब प्रेसिडेंस नहीं सेट हो गई कि एक बेंच एक केस सुन रहा होता है और फिर उसके सामने से हटा दिया जाता है? ये क्या अदालती नज़ीर कायम हुई है? अच्छा, ये माजी में भी हमने देखा है। 2018 में साकिब निसार साहब एक बेंच में थे जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। उन्होंने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया बीच में ही। उन्होंने ये वजह दी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसा लग रहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत आ रहा है जजेस के बीच में, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उस पर एक फैसला मौजूद है मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि ऐसा नहीं आप कर सकते। एक दफ़ा एक बेंच के पास एक केस अगर चला जाए तो या मेंबर्स रिक्यूज करें या वो बेंच खुद भेजे चीफ जस्टिस को उस वक्त या अब जजेस कमेटी को, फिर ही वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा ये जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे तब भी ये मामला उठा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, उनका बेंचेस को भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता था। तब चेहरे मुख्तलिफ थे, जो इस साइड पे थे या उस साइड पे, लेकिन मसला ये चल रहा है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है करेक्ट लीगल पोजीशन ये है कि एक दफा केस यहाँ पे जजेस कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने या रेगुलर बेंच। लेकिन एक दफा रेगुलर बेंच को आपने भेज दिया, आप बीच में अनलेस रेगुलर बेंच खुद कहता है कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजें इनमें से कुछ, लेकिन आप खुद से वापस लेके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इस केस में नहीं भेज सकते, क्योंकि ये मेरा ख्याल है बहुत अनसर्टेनिटी पैदा करेगा। अगर कोई जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो जुडिशियल ऑर्डर जब आ जाए तो उसके बाद अपील हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें कोई इशू है। अगर कोई इशू, ठीक है। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैडम शेख, एक तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई आम हालात नहीं है, ये बड़े गैर मामूली हालात हैं। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और अदलिया जो है पार्लियामेंट मतलब हुकूमत के अंडर आ चुकी है। आइन का स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस हुकूमत की कमेटी जिसमें 2/3 हुकूमत की अक्सरियत है वो लगाएगी, आइनी बेंच आलमोस्ट हुकूमत बनाएगी और जजों की तकर्री भी उसमें भी हुकूमत बैठी होगी। तो ये बड़ा अहम हो गया है। और दूसरा, जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ करते हैं, वो गुज़श्ता कल काजी फायज ईसा पे एतराज़ नहीं करते थे। जब उमर अता बंदयाल साहब थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जब उसके बाद बेंच की सारे मामलात थे या वो ख़त लिख रहे थे, तो उस वक़्त वो कहते थे ये उनका राइट है, वो लिख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह जब बात करते हैं, और वो ज़ाती बात नहीं कर रहे,
उनको वो नज़रअंदाज हो गए, मुनीब अख्तर साहब नज़रअंदाज हो गए, या अफरीदी साहब इधर हो गए, अमीनुद्दीन साहब उधर चले गए, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये इनका एक फ़ैसला करो, 26वीं आईनी तरमीम है, इसका फ़ैसला करो, या इतना ही कम अज़ कम हमें इज्जत दे दो, इतने ही इस इदारे को वकार दे दो कि एक केस चल रहा है हमारे पास तो उसको ही ना बदलो। सवाल आ गया आपका भट्टी साहब, मैं जवाब ले लूँ ज़रा फ़खर से, माज़रत वक्त ज़रा कम है तो फ़खर प्लीज़ आप भी अपना आर्गुमेंट छोटा रखिएगा। मेरा इसके जवाब में भट्टी साहब से सवाल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें कौन से आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है जो उसको वायलेट किया गया। अगर बुनियादी स्ट्रक्चर जो आइन का उसको वायलेट किया जाता है तो वो कभी अदालत में टिकता ही ना, ऑलरेडी वो टेकअप होकर उसका वो किया जा चुका होता, और यही वजह है कि उसको अदलिया ने अभी तक वो नहीं किया। ये तो वैसे अभी आना है अदालत के सामने, सवाल अभी तक आया नहीं है अदालत के सामने सवाल फ़खर। जी बिल्कुल। और दूसरा वो जो रीमा दो एग्जांपल दे रही थी ना, एक 2018 वाला जस्टिस साकिब निसार का जो पेशावर रजिस्ट्री में जाके ये केस सुन रहे थे और बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह जब उनसे इख्तलाफ कर रहे थे तो उस पर जस्टिस साकिब निसार, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बेंच ही डिज़ोल्व कर दिया था। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले था, तो उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे वो मास्टर ऑफ द रोस्टर और वो उस हवाले से वो उनका वो अख्तियारात थे। मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये पहला इस तरह का प्रेसिडेंट हुआ है कि ये जो बेंच से एक से वो लेके अब दूसरा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल उसके हवाले से वो किया गया, तफवीज़ किया गया। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने अगले जो आप लोगों के भेजे हुए सवाल हैं उनको ज़रा डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। और अब वक्त है आपके सवालात आपके तज्जियाकारों तक पहुंचाने का और उनसे जवाबात जानने का। इरशाद भट्टी साहब, पहला सवाल आपके लिए आया है और आपसे पूछ रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान तो उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस तालीम की यूनिवर्सिटी सरकारी फ़ंड से क्यों नहीं बनवाई, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हर एक को ख़रीद लेता है उसी के पैसे से बनवाई। ये सवाल आपका तो नहीं है मैडम? मेरा नहीं है, मेरे दिल का सवाल ज़रूर है लेकिन मैंने नहीं भेजा। देख ले मैं कितना जानता हूँ कि जब आप सवाल पढ़ रही थी तो आपके चेहरे पे जो खुशी के तासुर था कि हुण आना तू वड्डा दियां गल्लां करना वध वध के हुण आ। पहली सवाल बड़ा अच्छा है मैडम शेख कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, वो चाहते तो एक नहीं चारों सूबों में सरकारी फ़ंड से ये अलकादर यूनिवर्सिटी बना सकते थे। लेकिन मैडम शेख जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या तज्जिया दोनों अगर मिला लें, ये आइडिया था बुशरा बीबी का, दीनी तालीमात पर एक इदारा, सीरत नबी पर एक इदारा, तसव्वुफ़ का तालीमी इदारा, और बुशरा बीबी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैरोकार थी, मानने वाली हैं और पाक पतन शरीफ की मानने वाली हैं। वो इसे हुकूमत से या सियासत से अलहदा रखना चाहती थी और इसे सवाब या अजर के लिए इसकी सरपरस्ती खुद करना चाहती थी। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब का सारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, शौकत खानम अस्पताल हो, अब तो तीन हैं, नमल यूनिवर्सिटी हो, सब इसी तरह के इदारे बनाए गए और इसी तरह चल रहे हैं। ट्रस्ट के ज़रिए खैरात, सदका, ज़कात, खैरात, फ़ंड्स या मुखय्यर हज़रात जो मदद करते हैं, और हुकूमत और सियासत से अलग। तो सीरत नबी की तालीम दी जाती है, कौम के बच्चों को तालीम दी जाती है, अजर के लिए और सवाब के लिए ये इदारा बनाया गया था, ये ट्रस्ट और ये यूनिवर्सिटी। और इसे बेसिक आइडिया ये था कि हुकूमत और सियासत से इसे अलहदा रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ ज़ाहिर है वो जब वज़ीर आज़म हो उस वक़्त, और तो उस वक़्त का कोई भी कदम जो होता है वो सियासत और हुकूमत में गडमड हो जाता है, और यही कुछ इसके साथ हुआ। चलें सर, वैसे तो जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल थे इसके अंदर, ट्रस्टीज़ के अंदर सिर्फ इमरान खान नहीं, जुल्फ़ी बुखारी उस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन चले वो रहने देते। दूसरे हिस्से का भी ज़रा जवाब दे दें सर। वो नहीं मैडम शेख, वो मैं क्लियर कर दूं कि जब वो कुछ अरसे के लिए ज़मीन उनके नाम जैसे की गई, तो जब ट्रस्ट बन गया तो फिर ज़मीन ट्रस्ट के नाम कर दी गई। वो कभी भी ये नहीं था कि वो ट्रस्ट के कोई तीसरा, लेकिन उनको हिस्सा बनाया तो गया ना हुकूमती शख्सियत को। दूसरे हिस्से पे भी आ जाए सर, इसके लिए पैसे क्यों लिए गए बिजनेस टाइकून से? मैडम शेख, ये जो पैसे जहाँ तक है ये था अतिया, और उन्होंने दिया था डोनेशन, और ये डोनेशन सारे लेते हैं। हाउस ऑफ शरीफ ने भी ली है,
उधर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी ली है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मनसूबों में ली है। तो ये अतिया शौकत खानम में अब आप खड़े हो जाएं कि ये फ़लाँ बंदे ने क्यों अतिया दिया है, नमल यूनिवर्सिटी में क्यों ज़मीन किसी ने लेके दी है, तो वो तो एक इस पे तो ला हासिल बहस है। और ये एक अतिया था और एक नेक काज के लिए था, और उस तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहे पैसे। नहीं, हाँ, पैसे अगर कहीं से आ रहे हैं और अपनी जेब में जा रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। आई होप मसरूर अहमद साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल जो हमारा आया है वो रीमा उमर साहिबा के लिए आया है, और रीमा साहिबा आपके लिए बड़ा भारी भरकम सवाल आया है। मुख्तसर वक्त में अगर हम इसका जवाब दे पाएँ तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर भी बात करें रीमा साहिबा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम को रिवर्स कर सकती है। अगर आप मुझसे पूछें कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे कर सकती है कि नहीं, तो मैं कहूँगी कि आइन को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, उसके साथ पढ़ना चाहिए। कानूनी पोजीशन तभी वाजे होती है। और 2015 का हमारे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने कहा कि अगर आइनी तरमीम, आइन का जो पूरा एक ढांचा है, आपके सेलिएंट फीचर्स हैं, अहम तरीन फीचर्स हैं आइन के, उसको बिल्कुल तब्दील कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है और इनवैलिडेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी। सो इवन दो हमारी आइन में एक बार है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो पावर है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है और वो कहीं भी किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह मेजॉरिटी से इस तरह की है, और वो एक फुल कोर्ट बेंच था तो उसकी एक अहमियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर, अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेलिएंट फीचर्स डॉक्ट्रिन के ऊपर रिव्यू करके इनवैलिडेट करने चाहिए, तो मेरी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं इस पे, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे भी और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी। आगे चल के जब ये केस चलेगा मैं इन पे डिटेल में बात कर सकूंगी, लेकिन फ़िलहाल ये आइनी पोजीशन एक है और मेरी पर्सनल पोजीशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बड़ा ही दिलचस्प है हालांकि, क्योंकि जब 26वीं तरमीम आई और उसके ऊपर हमने बड़ी बातें की तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल जी, आगे चलकर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और जो तफसीलात हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी दोनों तज्ज़ियाकारों के लिए जो आपके सवाल हैं वो उनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। यूट्यूब पे भेजे गए आप लोगों के सवाल तज्ज़ियाकारों के सामने हम रख रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि आप सब लोग आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यहाँ सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी को जानता हूँ जो पिछले 15 साल सऊदी अरब में एक नाकर्दा गुनाह में फंसा हुआ है और पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो अगर उसकी मज़ीद मालूमात चाहते हैं और अगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ रब्ता करें। आपका पख्तून भाई साफ़ी साहब। देखिए, आफिया सिद्दीकी पहले से वो मीडिया का एक इशू बन चुकी है और आज से नहीं बल्कि 2003-2004 से उनका किसी न किसी हवाले से ज़िक्र हो रहा है। और फिर ये कि अमरीकी अदालतों में उसका केस चला तो उसको वो मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे वो केस ज़ेर बहस आया हुआ है। बाकी इस तरह इंडिविजुअली तो अगर आप देखें तो हर मुल्क में कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो कि किसी वजह से ज़ेर अताब हैं, या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है या उस मुल्क का कानून ज़ालिमाना है। तो इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसी तरह इंडिविजुअली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों के इस तरह के केसेस से भरे पड़े हैं। अलबत्ता इसका अगर आप मुझे किसी तरीके से पहुंचा सकते हैं तो मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसके लिए, अगर वो बेगुनाह है, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। सर, आपसे सोशल मीडिया के ऊपर ही रब्ता कर लें, आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मेरा ख्याल है वो पर्सनल हेल्प ही चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि प्लीज़ रब्ता अगर कर लें उनसे तो। हाँ, सोशल मीडिया पे भी इसी जिधर उन्होंने कमेंट्स लिखे हैं इस पे ही रब्ता कर लें। बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब पर जो हमारी एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट्स किए जाते हैं। तो जी, फ़ारूक दादा खान साहब, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है फ़खर दुरानी साहब के लिए। और फ़खर साहब,
आपसे सवाल किया गया है कि तहकीकाती सहाफ़ी बनने के लिए क्या ब्यूरोक्रेसी और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ या राब्ता ज़रूरी है? बट शरारती सवाल किया आपसे। बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है पहले तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है और जो एक्सक्लूसिव जो रिपोर्टिंग होती है या जो ख़बर होती है उसमें हमें पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और उसका फ़र्क पहले मालूम करना पड़ेगा। देखें, अगर आपको कोई स्पून फीडिंग या कोई ख़बर वैसे फीड कर दे तो और वो सिर्फ आपके पास है तो वो एक्सक्लूसिव हो सकती है, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए आपको एक छोटे से नुक्ते से भी जो है वो आप किसी चीज़ के तह में तह दर तह जो है वो डॉट से डॉट मिलाते हुए वो पहुंचना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें कुछ सामने आती हैं। और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डिफरेंट होती है जो एक एक्सक्लूसिव से होती है। जहाँ तक आपकी बात है कि क्या इसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक़ उसका होना लाजमी है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक स्टोरी को लेकर चलना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको बाज़ औक़ात कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियली, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके पास जो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है वो कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर अप्लाई करें लीगली तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर आपको बाज़ औक़ात सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली कि क्या आपका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, तो अगर मैं अपना पर्सनल वो बताऊँ तो मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स या जितनी भी इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हमेशा इस तरह की थी कि वो उससे मुझे ज़ेरे इताब आना पड़ा, ये बजाय इसके कि कुर्बत या इस्टेब्लिशमेंट के उसके हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो आपको जो है एक क्यूरियस माइंड होना पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। फिर चीज़ों को मज़ीद से मज़ीद एक्सप्लोर करना और फिर डॉट से डॉट मिलाना, ये चीज़ें वो हैं जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस से आप जो है वो जब ये सीखते हैं और ये सीखने का अमल है उससे ही ये आती हैं। तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज होना या उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू जी फ़खर दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सबका। और आप इसी तरह से अपने सवालात भेजते रहिए। आपको हमारी YouTube की जो एपिसोड है उसके नीचे कमेंट करना है, अपने तज्ज़ियाकार का नाम लिखना है और आपके सवालात हम एपिसोड में भी शामिल करेंगे और जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।